तो पसे पर्दा क्या मालूमात हैं सर, क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहली मर्तबा इस तरह हुआ है। इससे माजी में कभी इस तरह नहीं हुआ कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। मसला ये है कि यहाँ पर 13 जमातों की एक मजमुआ है जो PDM पे मशरूत है, और उसमें अगर आपने देखा हो कि पीपल्स पार्टी भी पहले खबरें निकली कि उनकी कोई ख्वाहिशात थी, कुछ दूसरे लोगों की ख्वाहिशात थी, तो ये होना नहीं चाहिए था। फिर अपना PMLN की तरफ से बड़ा ही मतलब खबरें जो है वो लीक की गई या उनको मतलब के लाया गया सामने कि किसी के मतलब उनके भी कोई पसंदीदा शख्सियत थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माजी से कुछ थोड़ा सा सबक भी सीख लेना चाहिए। माजी में 5 मरतबा इसी तरह की तैनातियां करने के बाद भी अगर आप की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई तो इस इंस्टीट्यूशन को जो कि इंटैक्ट है, खुदारा मैं समझता हूँ इसको सियासत से बालातर रखें और इसको सियासी ना बनाएं। मैं ये मतलब मुतबाना गुजारिश करूंगा तमाम सियासी जमातों से। एक मरतबा इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये जो है जमातें जो हैं इनको नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया और अच्छा किया ये, क्योंकि आइन के अंदर उनका कोई किरदार नहीं है जिससे कि वो कर सकें। अगर हुकूमत चाहती तो मुशावरत कर लेती। फिर दूसरी बात यह कि जिस किस्म की खबरें निकली कि जनाब वजीर आजम जो है वो लंदन गए और लंदन में मुशावरतें शुरू हो गई और एक खानदान के लोगों ने बैठकर 3-4 लोगों ने बैठकर कहा जी कि अब किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। फिर वहां से ही खबरें निकली कि जी सीनियर मोस्ट को बनाया जाएगा। मालूम नहीं सीनियर मोस्ट से क्या मकसद था। देखें, इसके मुताबिक रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक, आर्मी एक्ट के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दी रिटायरमेंट डेट उनकी है 29 नवंबर। तो 29 नवंबर को जो सीनियर मोस्ट होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनमें से जो है वो सिलेक्शन की जाएगी या उनका नाम समरी में जाएगा और फिर वजीर आजम जो है वो फैसला करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके नाम बीच में डाल दें। मतलब मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए कोई तरमीम मजीद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। ये कानूनी तौर पर ये तरीकाकार है। लेकिन जो कि इजाज साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप तो सब्जेक्ट को समझते भी हैं और अच्छा हुआ कई जगहों पे आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ खुल के बातें भी की इस हवाले से और मुल्क और रियासत के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। अब जो सवाल पैदा हो गया ना, जो आपने अभी बात की है कि कभी इस तरह कंट्रोवर्सी नहीं हुई, आज फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले 2-3 नामों की बात की, अब वो कह रहे हैं जी 5-6 नाम भी हो सकते हैं। अब ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है कि बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर फैसला ठीक है, समरी आनी है, जिस पे आज सुबह से रोला पड़ा हुआ था, फिर बाद में कहा गया जी समरी मूव नहीं हुई है, खुद ही कल उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था मंडे से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं 25 तक मामला चला है। तो सवाल मेरा यह है कि 25 तक क्यों चला जाएगा? 5-6 लोगों का नाम आना, ये मामले को इतना उलझा क्यों दी गया? और फिर जिस तैनाती की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे शायद प्रोसीजरल कोई गलती हो सकती है, जिस पे आरिफ अलवी साहब को भी बताया गया था कि जी पॉइंट आउट की गई थी। वो क्या प्रोसीजरल गलती हो सकती है? अगर फर्ज करें मैं अगर नाम ले लूं कि जनरल आसम साहब नहीं होना है जी। देखें, मैं इस पे इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितना ये ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोग, मुझे समझ नहीं आती कि इतने पुराने सियासतदान होने के बावजूद पूरी कौम को इन्होंने 2 चीजों के पीछे लगाए हुए हैं, एक घड़ी और एक 29 नवंबर। यानी मुल्क के मसाइल का जिक्र ही कहीं नहीं है, इकोनॉमी का जिक्र ही नहीं है, महंगाई बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है, अपने सिक्योरिटी मामला का जिक्र ही नहीं है। जहां पर आप देख लें इनको इनके वज़रा भी बैठेंगे तो या घड़ी का जिक्र कर रहे होंगे या 29 तारीख का जिक्र कर रहे होंगे। मतलब अब ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, समरी डिफेंस मिनिस्ट्री से मूव होनी है, सेक्रेटरी डिफेंस ने मूव करनी है, तो उसके बावजूद वो उनको बयान देने की क्या जरूरत है? भाई जिस दिन ऐलान होना होगा हो जाएगा, वो चाहे 26 को हो, चाहे 27 को हो, चाहे वो 25 को हो, किसी दिन भी हो उसका ऐलान हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, इसलिए हर शख्स ये पूछ रहा है, टेलीफोन करके ये पूछते हैं, टेलीविजन पे देख रहे होते हैं प्रोग्राम तो यही पूछते हैं। देखें, मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजरल तरीका क्या है।
उसके बावजूद अगर इन्होंने उसके बाहर कुछ करना होगा तो फिर इनको आर्मी, पहले इन्होंने कहा था ना एक्ट में तरमीम करेंगे, फिर उससे पीछे हट गए ये, क्योंकि इनको मालूम था कि वो तरमीम शायद इनको सिंपल मेजोरिटी से ना कर सकें, या किसी जमात में जो पीडीएम की जमात होगी किसी ने कहा होगा कि इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, तो इसलिए उससे पीछे हट गए। अब भी मेरा ख्याल है कि पहले मुझे मालूम है कि जब खामोशी के साथ जो है वो सलाह मशवरे हुआ करते थे, गुलाम साहब के ज़माने में वो 3 सीनियर रिटायर्ड जनरल्स को बुलाते थे, बड़ी खामोशी के साथ उनसे मशवरा करते थे कि ये नाम मुझे आए हैं, ज़रा आप इनका, क्योंकि मैं फौज से ताल्लुक नहीं रखता, आप इनके बारे में मुझे बता दें। और वो भी ये नहीं कह के जाते थे कि इसको लगाएं, वो बताते थे कि इसकी ये क्वालिटीज हैं, ये इसके कोई खामियां हैं, ये इसकी कोई बेहतरी है, फिर वो मेरिट पे फैसला किया करते थे। चले इस हवाले से जाज साहब जो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, वो देखें कि आज एक तरफ हालात है कि मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल जमीन पे हचकोले ले रही है, और दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4-5 लोगों के साथ लंबी सीटिंग की है, जिसमें राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक भी थे, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ भी। एक तरफ ये मामला है कि जी अब किसी को पता नहीं चलना कि खुदा ना खास्ता 2 हफ्तों के बाद हम किधर खड़े होंगे, बाहर की दुनिया देख रही है हमें, तो ये सिर्फ एक तैनाती को लेके सारा कुछ जो है ना फोकस किया जा रहा है। आज सारा दिन इसी पे सर्फ हुआ हुकूमत की तरफ से। असल में लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान कुछ फासले जी इस मसले में पैदा हो गए हैं। अब वो देखना चाह रहे हैं कि इन फासलों को दूर कैसे करें। मेरा ख्याल है कि जो दौरा कामयाब नहीं हुआ वजीर आजम का लंदन का, तो अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ उन लोगों से जिनके ताल्लुकात जरा लंदन के साथ करीबी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के तो इतने करीबी मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे इसाक डार साहब गए प्रेसिडेंट के पास, इसी तरह से दीगर लोग जो है वो भी बातचीत करेंगे। ख्वाजा आसिफ हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, तो ये कोशिश की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि कोई गलती ना करें, जैसे कि माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने गलतियां की या गलती की, खास तौर पर परवेज मुशर्रफ साहब की तैनाती के वक्त, मतलब तैनाती तो नहीं, जब उनके बाहर दौरे पे थे तो पीछे से जो कुछ उन्होंने किया, अगर इस किस्म का कोई मामला हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि सबका नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, हुकूमत का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा एजाजुल हक साहब, एक तो ये थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई कर दें कि जिस तरह से आपने बात की कि लंदन और इस्लामाबाद में कुछ फासले पैदा हो गए, ये दौरा कामयाब नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है किस मसले को स्पेसिफिकली लेकर ये फासले पैदा हुए? और दूसरा सर, खान साहब ने जो एक लचक अपने रवैये में लाई है आर्मी चीफ के मामले पर, उन्होंने कहा बैकफुट पर चले गए, फिर अमरीकी साजिश के बयानिए को लेकर कहीं ना कहीं लचक दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। हमेशा हम बात भी करते हैं कि खान साहब को रवैये में लचक शो करनी होगी। आपको लगता है कि जिसने भी खान साहब को ये मशवरा दिया है ठीक दिया है, और इसका जो फायदा है वो आगे होगा इमरान खान साहब को? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ही उनकी सोच में तब्दीली आई है, क्योंकि देखें, मैं माजी में भी कहता रहूं और उनसे भी बात की है, मैंने टीवी पे भी ये कहा है, मैंने कहा कि आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब को लड़वा कर बेनिफिशियरी कौन है, उन पर गोलियां चलवा कर बेनिफिशियरी कौन है। देखें, वो अदारा जो कि मतलब पहले ही कंट्रोवर्शियल बना हुआ था या बनाया जा रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था, क्या वो इतने ही मैं समझता हूं कि बेवकूफ का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या वो इतने ही नासमझ हैं कि मालूम भी है कि उन पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और वो इतना बड़ा कदम उठा लें कि मतलब अपना ही नुकसान कर लें, तो इसके भी वक्त आने पे पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा, इसको चाहे आप यू टर्न कह दें, इसको आप गुड टर्न कह दें, इसको आप जो भी नाम देना चाहें दे दें। मेरा ख्याल है ना अमेरिका से लड़ने का हमारा कोई फायदा है, हमें अपने अंदरूनी मामलात पे इस वक्त तवज्जो देने की जरूरत है, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके कोई